नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम राजस्थान के इतिहास में सर्वेक्षण नामक बुक में से राजस्थान में मौर्य और गुप्त साम्राज्य की भूमिका के साक्ष्य के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से मौर्य काल और गुप्त काल में राजस्थान का अस्तित्व था। मौर्य काल में राजस्थान ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत में किसी का एक छत्र राज्य नहीं था। भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। इनमें 16 राज्य प्रमुख थे, जिन्हें षोडश महाजनपद यानी 16 महाजनपद के नाम से पुकारा जाता था। इन राज्यों में से अधिकांश राज्यों में राजतांत्रिक शासन पद्धति थी, परंतु कुछ में गणतांत्रिक शासन पद्धति थी। इन राज्यों में वत्स, अवंती, कौशल और मगध प्रमुख थे। ये राज्य अपने राजनीतिक उत्कर्ष और प्रादेशिक विस्तार के लिए आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। इस कार्य में मगध की को सफलता मिली और एक छोटे से राज्य से मगध एक विशाल साम्राज्य बन गया। मगध के हर्यंक वंश शासक बिंबिसार ने साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया आरंभ की थी। बौद्ध और जैन ग्रंथों में हर्यक वंशी राजाओं में अंतिम नाम उदायीन का मिलता है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार इस वंश का अंतिम शासक नागदशक हुआ, जो सर्वथा अयोग्य था। उसी के एक अधिकारी शिशुनाग ने नागदशक को गद्दी से हटाकर स्वयं गद्दी पर बैठ गया। इस प्रकार मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। शिशुनाग शिशुनाग वंश ने अधिकांश समय राज्य में नहीं किया और पद्मनंद उग्रसेन ने नंद वंश की स्थापना की। बौद्ध ग्रंथ महावस्तु के अनुसार नंद वंश में 9 राजा हुए। अंतिम नंद राजा गणानंद था, जो सिकंदर महान का समकालीन था। मध्य देश और पूर्वी भारत में जब राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, तब उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र पर सिकंदर के आक्रमण आरंभ हो गए थे। 322 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो जाने से समस्त व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई थी। इस अराजकतापूर्ण स्थिति का लाभ उठाते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। अंगुत्तर निकाय के अनुसार 16 महाजनपदों में से केवल एक मत्स्य जनपद राजस्थान में था, जिसमें अलवर और भरतपुर सहित जयपुर संभाग का कुछ क्षेत्र सम्मिलित था। संभवतः राजस्थान में और भी जन्मित रहे होंगे। लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं मिलती। यह भी संभावना व्यक्त की जाती है कि वर्तमान राजस्थान के बाहर के कुछ जनपद भी उस समय राजस्थान की सीमा में रहे हो, जो बाद में राजस्थान में से बाहर हो गए। इनमें सूरसेन और अवंती मुख्य थे, जो बाद में मथुरा और उज्जैनी में चले गए। यद्यपि सूरसेन जनपद ने राजस्थान के इतिहास में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई, बल्कि अवंती जनपद की साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के प्रमाण मिलते हैं। मगध के हर्यक वंश और शिशुनाग वंश का राजस्थान के मत्स्य जनपद में यद्यपि कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रही, लेकिन मौर्यों के समय मत्स्य जनपद मौर्य साम्राज्य का अंग था। अर्थात मत्स्य जनपद का मौर्य साम्राज्य में विलय हो गया था।
अशोक के बेराट शिलालेख से इस तथ्य की पुष्टि होती है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से भी ज्ञात होता है कि मौर्य साम्राज्य में सौराष्ट्र का पश्चिमी क्षेत्र भी सम्मिलित था। राजस्थान की सीमा पर स्थित उत्तर प्रदेश, पंजाब, सिंध, गुजरात और मालवा के क्षेत्र भी मौर्य साम्राज्य में शामिल थे। इससे विद्वानों का अनुमान है कि राजस्थान भी मौर्यों के अधीन रहा होगा। लेकिन सर्वप्रथम किस मौर्य सम्राट ने राजस्थान के किस हिस्से पर विजय प्राप्त की, ये जानकारी हमें उपलब्ध नहीं हो सकी है। केवल यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सर्वप्रथम चंद्रगुप्त ने ही राजस्थान के मत्स्य जनपद पर अधिकार किया था। चूंकि इस तथ्य के तो पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र और अवंती पर अधिकार कर लिया था, अतः निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजस्थान पर अधिकार किए बिना सौराष्ट्र और अवंती पर अधिकार नहीं किया जा सकता था। जैन साहित्य से इसकी पुष्टि होती है। मौर्य साम्राज्य दक्षिण में मैसूर तक तथा उत्तर पश्चिम में कंधार तक फैला हुआ था। चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र अशोक के केवल कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। अशोक ने केवल कलिंग पर विजय प्राप्त की थी तथा अशोक के पिता बिंदुसार ने अपने जीवन काल में कोई युद्ध नहीं किया था। इसलिए अशोक के समय जो मौर्य साम्राज्य था, उस साम्राज्य का निर्माण निश्चित रूप से चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इससे स्पष्ट होता है कि राजस्थान पर भी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने ही अधिकार किया था। राजस्थान पर मौर्यों की विजय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ बिंदु माना जाता है, क्योंकि मौर्यों के समय राजस्थान भी अखिल भारतीय साम्राज्य का एक अंग बन गया था। इसके साक्ष्य हमें अशोक के शिलालेखों में मिलते हैं। जयपुर से प्राप्त हुए आबू शिलालेख के अनुसार मगध साम्राज्य का क्षेत्राधिकार राजस्थान में बौद्ध विहार तक था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक ने यहाँ बौद्ध साहित्य का अध्ययन किया था। इससे यह भी प्रमाणित होता है कि राजस्थान में अशोक के धर्म प्रचारकों की गतिविधियां भी रही थी। अशोक की मृत्यु के बाद केवल अर्ध शताब्दी में मौर्य साम्राज्य का विघटन हो गया। मौर्यों के पतनोन्मुख काल में राजस्थान की क्या स्थिति रही, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदर्थ को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित कर दिया। फिर भी सीमावर्ती क्षेत्रों पर मौर्यों ने छोटे छोटे राज्य विद्यमान थे। ये था मौर्य काल के विषय में कि मौर्य काल के समय राजस्थान का जो था विस्तार वो किस तरीके से था। अब हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य और राजस्थान। मौर्यों के बाद राजस्थान कि भाई गुप्तों के समय और मौर्यों के पतन के बाद राजस्थान की क्या स्थिति थी, उसके विषय में हम अध्ययन करते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतनोन्मुख काल में राजस्थान में क्या स्थिति थी, इसकी हमें कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है। जैन साहित्य के अनुसार मगध विजय से पूर्व पुष्यमित्र शुंग मौर्य शासक की ओर से उज्जैनी का गवर्नर था। मौर्य शासक की ओर से ही उसने मालवा पर भी शासन किया था। अतः अनुमान किया जाता है कि मौर्यों के पतन के बाद उसने दक्षिणी राजस्थान पर भी शासन किया होगा। शुंग काल में भारत पर यूनानियों के पुनः आक्रमण प्रारंभ हो गए थे। गार्गी संहिता के अनुसार 200 ईसा पूर्व में मौर्य शासक शालिशुक के समय उत्तर भारत पर यूनानियों के आक्रमण हुए थे। पतंजलि के अनुसार यूनानियों ने साकेत, पांचाल और मथुरा को जीतकर कुसुम ध्वज तक आ पहुंचे थे और उन्होंने मज्जमिक तक के प्रदेश अधिकृत कर लिए थे।
इस कथन से स्पष्ट होता है कि राजस्थान में मध्यमिका यानी चित्तौड़ के निकट पर भी यूनानियों का अधिकार हो गया था। अनुमान किया जाता है कि यवनों का यह आक्रमण या तो पुष्यमित्र शुंग की मगध विजय से पूर्व हुआ था अर्थात अथवा पुष्यमित्र के शासन के प्रारंभ में ही हो गया था। पुष्यमित्र शुंग ने बड़ी सफलता से यवनों को खदेड़ दिया। पुष्यमित्र शुंग ने उत्तर भारत में सिंधु नदी तक अपना राज्य विस्तार कर लिया था। मालविकाग्नि मित्र दिव्यावदान और तारानाथ के अनुसार यवनों के साथ जो युद्ध हुआ वे सिंधु नदी के तट पर ही हुआ था। दक्षिण में विदिशा तक तथा दक्षिण पूर्व में कलिंग की सीमा तक पुष्यमित्र के शासनकाल में कलिंग एक स्वतंत्र राज्य था। उसके राज्य की सीमाएं छूती थी। इससे प्रतीत होता है कि राजस्थान पर भी पुष्यमित्र का अधिकार था। अंतिम शुंग राजा देवभूति अथवा देवभूत की उसके ही अमात्य वसुदेव कर्णव ने हत्या कर दी और इसी के साथ नए राजवंश कर्णव वंश की स्थापना हुई। यूनानियों ने उत्तर पश्चिम में स्थित पंजाब पर आक्रमण का प्रभाव यह हुआ कि उससे भयाक्रांत होकर पंजाब से अनेक जातियों ने वहां से पलायन कर राजस्थान में प्रवेश किया। इनमें मालव, सीवी, अर्जुनायन, योधे आदि प्रमुख थी। इन्होंने अपने अपने जनपद स्थापित कर लिए। मालव जनपद का विवरण पूर्व पृष्ठों में किया जा चुका है। कहा जाता है कि सीवियों ने लौटते हुए सिकंदर महान पर आक्रमण किया था और उसे काफी क्षति पहुंचाई थी। शुंग शुंग कर्णव काल में अर्जुनायनों ने राजस्थान में भरतपुर और अलवर तथा उत्तर प्रदेश व आगरा के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। अलवर भरतपुर में अर्जुनायन के सिक्के प्राप्त हुए हैं जिन पर अर्जुनायनम जह अंकित है, जिसका अर्थ है अर्जुनायनों की विजय। उत्तरी राजस्थान में योधे शक्तिशाली हो गए थे। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य के पतनोन्मुख काल में राजस्थान में पंजाब से आई अनेक जातियां प्रबल हो चुकी थी। यह समय था मौर्य काल के बाद में और गुप्त काल से पहले का। अब हम देखेंगे गुप्त काल में राजस्थान की स्थिति क्या थी। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शुंगों, कण्वों, सातवानों, शकों, पहलवों यानी पार्थियनों और कुषाणों ने भिन्न भिन्न समय में अपने राज्य स्थापित कर लिए थे। इन वंशों में पुष्यमित्र शुंग के अतिरिक्त गौतमी पुत्र सातकर्णी यानी सातवान, शक क्षत्रप रुद्रदामन प्रथम और कनिष्क यानी कुषाण अत्यधिक शक्तिशाली राजा हुए थे। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन के राज्य के अंतर्गत मरु प्रदेश का भी उल्लेख हुआ है, जिसका स्पष्ट अर्थ राजस्थान में मारवाड़ से है। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों से इस बात के संकेत मिलते हैं कि उसका राजस्थान पर अधिकार तो नहीं था, लेकिन उसके राजनीतिक प्रभाव अवश्य था। कुषाणों के पतन के बाद अनेक जातियों ने अपना सिर उठाया तथा कुषाणों से अपना संबंध विच्छेद कर लिया था। देश में एक सार्वभौम सत्ता नहीं रही। देश की इस अराजकता की स्थिति में गुप्तों का अभ्युदय हुआ। गुप्त शासकों का मूल पुरुष महाराज गुप्त था, जिसने 3री शताब्दी के अंतिम भाग में गुप्त वंश की स्थापना की थी। डॉक्टर एस के मेटी के अनुसार वे मगध के लिच्छवियों के अधीन सामंत राजा था। महाराज गुप्त के संबंध में हमें कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। गुप्त अभिलेखों में उसके नाम के अतिरिक्त उसके बारे में कोई विवरण उपलब्ध नहीं होता है। अभिलेखों के अनुसार गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। उसने भी अपने राज्य और प्रतिष्ठा में कोई वृद्धि नहीं की। उसका राज्यकाल 300 ईस्वी से 320 ईस्वी तक माना जाता है। गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र राजा घटोत्कच का पुत्र और
उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने 320 ईस्वी से 328 ईस्वी तक शासन किया। उसके नाम के आगे महाराजा धीराज की उपाधि इस बात को सूचित करती है कि उसने अपने आप को सामंत पद से मुक्त कर लिया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर लिया था। ये वैवाहिक संबंध गुप्तों के लिए राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण घटना थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी पत्नी कुमार देवी के पुत्र समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य के अंतर्गत प्रयाग, वत्स, कौशल, साकेत, उत्तर पश्चिमी तथा दक्षिण पश्चिमी बिहार के क्षेत्र थे। अपने राजारोहण की तिथि को चिरस्मरणीय रखने के लिए गुप्त संवत प्रारंभ किया। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद 328 ईस्वी में समुद्रगुप्त गद्दी पर आसीन हुआ। उसने अपने राज्यारोहण के बाद दिग्विजय की नीति का अनुसरण किया, जिसकी जानकारी हमें उसकी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। जिस समय उसने राज्य विस्तार करना आरंभ किया, उस समय राजस्थान में अनेक जातियां अपनी स्वतंत्र इकाइयां स्थापित किए हुए थी। अजमेर, टोंक, मेवाड़ में मालवगण, जयपुर, दिल्ली, आगरा पर अर्जुनायन, उत्तरी राजस्थान में योधे और दक्षिण में आभीर जातियों ने अपने अपने जनपद स्थापित कर लिए थे। इन समस्त जातियों का उल्लेख समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में हुआ है, किंतु एक गरिका जाति थी जो भरतपुर में भी उसका उल्लेख नहीं हुआ है। इसका उल्लेख बयाना के निकट विजयगढ़ के से प्राप्त स्तंभ अभिलेख में हुआ है। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार राजस्थान में मालवगण, अर्जुनायन, योधे और आभीर समुद्रगुप्त के प्रत्यंत राज्य थे। प्रत्यंत राज्यों से यह तात्पर्य है कि ये राज्य समुद्रगुप्त के प्रति समर्पण भाव रखते थे। वे उपहार और भेंट आदि दिया करते थे। इन राज्यों के शासक अथवा उनके राजपूत समुद्रगुप्त के दरबार में उपस्थित रहते थे। इस प्रकार प्रयाग प्रशस्ति से स्पष्ट हो जाता है कि राजस्थान के अधिकांश भाग पर समुद्रगुप्त ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। लेकिन इस बात की हमें कोई जानकारी नहीं मिलती कि समुद्रगुप्त ने इन राज्यों को कब और कैसे जीता। राजस्थान के गुप्त शासकों का कोई स्मारक नहीं मिला है। इसलिए अल्टेकर महोदय ने लिखा है कि संभवतः गुप्त शासक इस क्षेत्र पर अपना कोई प्रभावशाली प्रभाव नहीं रखते थे और ये छोटे छोटे राज्य 5वीं शताब्दी के मध्य तक अर्ध स्वतंत्र शासक की भांति शासन करते रहे। चूंकि ये छोटे छोटे राज्य समुद्रगुप्त को कर अदा करते थे, इसलिए उनकी स्थिति समुद्रगुप्त के सामंतों की तरह थी। डॉक्टर R.C. मजूमदार के अनुसार राजस्थान के जातीय गणों को चंद्रगुप्त द्वितीय ने सीधे गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत ले लिया था। लेकिन राजस्थान के इन गणों में चंद्रगुप्त द्वितीय की किसी भी गतिविधि का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ है। यशोधर्मन के मंदसौर अभिलेख से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त के बाद भी राजस्थान पर गुप्तों का वर्चस्व रहा था। स्वयं यशोधर्मन मालव था जिसने मालवा और राजस्थान के अधिकांश भाग पर शासन किया था। राजस्थान के किसी भी भाग में हमें गुप्तों का कोई अभिलेख नहीं मिला है। केवल कुमारामात्य की एक मुद्रा बीकानेर के निकट से प्राप्त हुई है, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि कोई मुद्रा या सिक्के नहीं मिले।
मिलने से वे राज्य स्वतंत्र राज्य थे। बयाना के निकट से हमें लगभग 2100 स्वर्ण मुद्राएं मिली है, जिनमें चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त की मुद्राएं भी मिली है। इससे पता चलता है कि ये स्वर्ण मुद्राएं पूर्वी और उत्तरी राजस्थान में प्रचलन में थी। ये मुद्राएं इस बात का प्रमाण है कि समुद्रगुप्त के बाद भी राजस्थान पर गुप्तों का वर्चस्व रहा था। जयपुर के निकट बुंदेवाली डूंगरी मोरोली ग्राम से भी हमें चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इनके अतिरिक्त मेवाड़ क्षेत्र से भी हमें गुप्तों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। श्री गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अजमेर से कुमारगुप्त प्रथम के 5 चांदी के सिक्के खोज निकाले थे, तथा डॉक्टर सत्य प्रकाश ने सांबर के निकट से भी कुमारगुप्त का एक चांदी का सिक्का खोज निकाला है। राजस्थान के पुरातत्व विभाग ने रेड टोंक के निकट से 6 चांदी के सिक्के खोज निकाले हैं, जिनमें एक समुद्रगुप्त का, 4 चंद्रगुप्त द्वितीय के और एक कुषाणों के राजा का है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि राजस्थान में मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य का अंग था। यद्यपि गुप्तों ने इसे अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था, लेकिन राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्तों का वर्चस्व था और ये राज्य गुप्त शासकों को कर अदा कर उसकी अधीनता स्वीकार कराते थे। इस प्रकार हमने मौर्य काल और गुप्त काल में राजस्थान की स्थिति के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।